वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। आज हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स फैक्ट पे। ठीक है, ये जो वीडियो होने वाला है यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जिसका भी समीक्षा अधिकारी का पेपर है उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ आर्टिकल अच्छे दिए गए हैं जो ट्रिपल स्टार से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, और साथ साथ इसमें एक दो क्वेश्चन अगर आप पॉलिटी से बन रहे हैं, ठीक है, ये जरूरी क्यों हो जाता है क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, आपातकाल से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं वो आपके पॉलिटी के सेगमेंट के लिए जरूरी है, साथ साथ ये करेंट रिलेटेड भी है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसमें हम देखेंगे पॉलिटिक्स रिलेटेड इशू। ठीक है, साथ साथ ये जो भी इसका करंट इवेंट का इशू है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करें। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, आपातकाल कब था? 25 जून 1975 को लगा था। ये लिया गया है सोर्स इंडियन एक्सप्रेस से। अगर हम शॉर्ट में बता दें तो शॉर्ट में आप इतना जानिएगा कि 1971 का इलेक्शन हुआ था लोकसभा का। ठीक है, इसमें जो राजनारायण का मामला था, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी का, तो राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया था कि 1971 का जो लोकसभा आम चुनाव है वो सही नहीं हुआ है। इसी बेसिस पे हाई कोर्ट ने इसको सही पाया और 1971 के आम चुनाव को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसी ड्यूरिंग 1971 वाले चुनाव से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी और साथ साथ हाई कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि ये प्रधानमंत्री पद के लिए अवैध है। ठीक है, इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो 25 जून 1975 को इन्होंने आपातकाल लगाया था। ठीक है, और ये जो इसका रिजल्ट आया था, ठीक है, मतलब न्यायालय ने जो भी उसका आंसर दिया था वो दिया था 12 जून 1975 को। उसके 12 दिन बाद ही यानी 25 जून को उन्होंने आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी जी ने। इसी परिप्रेक्ष्य में शॉर्ट में आपको बता दिए। अब देखते हैं मामला क्या है। 12 जून 1975 को 50 वर्ष पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का जो मामला था 1975 का, के 1971 के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया, जो मार्च 1977 तक चला था। 1977 तक चला था, लगभग आप समझिए कि 22 माह के आसपास चला था, 20 से 22 माह। ठीक है, अब इस केस के बारे में हम देखेंगे कि केस क्या रहा है। और ध्यान दीजिए, ये केस आपके पॉलिटी के सेगमेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जो मेंस का एग्जाम होने वाला है उसमें इंपॉर्टेंट होगा। प्रीलिम्स में शायद एक दो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो भी फैक्चुअल बनेंगे तो बनेगा, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं आएगा। परिचय देखेंगे। यह भारत के संवैधानिक और लोकतांत्रिक इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। ठीक है, ये मामला जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1971 के आम चुनाव से हुई, जहां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने समाजवादी नेता राजनारायण को पराजित किया था। इसके बाद चुनावी कदाचार के आधार पर इस परिणाम को न्यायिक चुनौती दी गई। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में। संदर्भ क्या था और आरोप क्या है? राजनारायण ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनावी लाभ के लिए सरकारी मशीनरी यानी ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, जो अधिकारी थे उनका, और सार्वजनिक धन जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी उसका दुरुपयोग किया है, जिससे क्या उल्लंघन हुआ है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1971 का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, किसका उल्लंघन हुआ है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1971 का। किस लिए? सरकारी मशीनरी और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के लिए। ठीक है, इस याचिका को न्यायालय ने सही पाया और कदाचार के आधार पर उनके चुनाव को अमान्य घोषित करने की जो मांग की गई थी उसको न्यायालय ने सही कर दिया। ठीक है, अमान्य घोषित कर दिया 1971 के चुनाव को। साथ साथ प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए इंदिरा गांधी को अयोग्य ठहरा दिया गया। अब इंदिरा गांधी का एक्शन क्या था इसके बाद, उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। ठीक है, इंदिरा गांधी ने उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन स्टे और उसके निष्कर्षों को चुनौती देने का अवसर मांगा था। ठीक है, आपातकाल की घोषणा इसी ड्यूरिंग होती है। राजनीतिक संकट के बीच 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया। 25 जून 1975, जिसके परिणाम स्वरूप नागरिक स्वतंत्रताओं का निलंबन, प्रेस पर सेंसरशिप और चुनावों को स्थगित कर दिया गया, जो आने वाले चुनाव थे। ठीक है, 1975 के बाद जो चुनाव 76 में होने वाले थे उसको स्थगित कर दिया गया। ठीक है, इसी ड्यूरिंग उन्होंने क्या किया था? इसी ड्यूरिंग उन्होंने लोकसभा के जो कार्यकाल होने वाले थे उनको 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और ये कौन से अधिनियम में होता? सॉरी, कौन से संविधान से? 42 नंबर में हुआ था। ठीक है, 42
इस संविधान संशोधन के बाद इन्होंने लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया। ठीक है, 1976 में होने वाले चुनाव को। अब आपातकाल 77 में हटा था। अब आपातकाल लगा था, ठीक है, प्रेस पर सेंसरशिप लगा था। ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है कि अंग्रेजों के समय में ऐसा कौन-सा गवर्नर जनरल था जिसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता, ठीक है? अब हम राष्ट्रीय आपात के संबंधित जो मुख्य फैक्ट होने वाले हैं पॉलिटी के सेगमेंट से, ठीक है, जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब आपातकाल की बात कहाँ की जाती है? राष्ट्रपति लगाता है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें हैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, या उसके आसन्न खतरे के आधार पर आपातकाल की घोषणा की अनुमति दी गई है 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। किसको? राष्ट्रपति को दी गई, ठीक है। अब वहीं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आंतरिक अशांति मतलब इंटरनल डिस्टरबेंस को हटाकर उसकी जगह क्या किया गया है? सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म रिबिलियन शब्द को शामिल किया गया है, ठीक है। आंतरिक अशांति जो शब्द था उसको हटा के क्या किया गया है? सशस्त्र विद्रोह होगा तभी राष्ट्रपति उस क्षेत्र के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, ठीक है, या आपातकाल लागू कर सकता है। अब संसदीय अनुमोदन क्या कहता है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल को दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर विशेष बहुमत का मतलब 2/3, ठीक है, मतलब 66% से अधिक, ठीक है, इससे अधिक बहुमत के द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, ठीक है। अवधि देखेंगे, यह 6 महीने तक जारी रहता है। प्रति 6 महीने पर संसद की मंजूरी से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये कौन से अधिनियम में था? सॉरी, संविधान संशोधन 44वां जो हुआ था 1978 का, उसके तहत ये 6 महीने तक रहेगा, फिर इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, संसद की मंजूरी मिलने से। संसद मतलब संसद का तात्पर्य राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा से है, ठीक है, तीनों की मंजूरी के साथ, ना कि राष्ट्रपति अपने से लगा सकता है, ठीक है। अब न्यायिक समीक्षा की बात करें तो 38वें संविधान संशोधन 1975 में जिसमें इंदिरा गांधी ने इसे लगाया था, ठीक है, इसे मतलब मैं आपातकाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपातकाल की 38वें संविधान संशोधन में इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया था। मतलब इन्होंने जो आपातकाल लगाया था उस आपातकाल को इन्होंने संविधान संशोधन किया 1975 का, ठीक है, जो 38वां था, इन्होंने न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया था, ठीक है, किसको? आपातकाल को, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, मतलब आपातकाल को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। हालांकि जब बाद में जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने इसमें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इस प्रावधान को निरस्त किया, ठीक है। 44वें के द्वारा क्या हुआ? ये तो निरस्त किया, इसके बाद इन्होंने लोकसभा चुनाव जो जो उनके संसदीय का कार्यकाल था 5-6 वर्ष कर दिया था 42वें के द्वारा, फिर उन्होंने 5 वर्ष फिर से कर दिया, ठीक है। इसके द्वारा ये चीजें हुई थी। अब हम इसमें लगे हाथ एक चीज और देखेंगे, मिनर्वा मिल्स का मामला, ठीक है, किससे संबंधित है? 1980 का यह ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दुराशय पूर्ण यानी मेल फिट हो या अप्रासंगिक बाह्य तत्वों पर आधारित हो या असंगत या विकृत हो तो उसे चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। मतलब अगर मनमाना पूर्ण हो या किसी गलत उद्देश्य से की गई है तो उसे चुनौती दी जा सकती है और यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ध्यान दीजिएगा, मिनर्वा मिल्स के मामले में ये चीजें शामिल हैं। साथ साथ अगर आपके डबल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एक मिनर्वा मिल्स का केस बनेगा या फिर बनेगा 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, दोनों के आधार पे इसको न्यायिक समीक्षा के तहत लाया गया है, ठीक है। इसमें जो जरूरी चीज थी वो इतनी ही है। अब हम देखने वाले हैं अगले आर्टिकल की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगला आर्टिकल देखेंगे हम। अगला आर्टिकल हमारा ज्योग्राफी सेगमेंट से, ठीक है। गहरे समुद्र तल का अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज, ठीक है, अन्वेषण का मतलब होता है खोज, ठीक है। खोज, सर्च, रिसर्च दोनों अलग चीजें हैं। सर्च ऐसी चीजें होती है जो चीजें है नहीं उसकी नई नई खोज की जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक्स चीज अभी धरती पे है, ठीक है, धरती पे है, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं, तो अगर कोई उसे ढूंढता है तो उसे सर्च कहते हैं। और दोबारा इस चीज से इसके अंदर की चीजों को डीप में जाके खोजना, वो चीजें होती है रिसर्च, ठीक है। तो इसकी क्या की गई है? इसकी सर्च की गई है, ठीक है, गहरे समुद्र तल का अन्वेषण यानी खोज किया गया है। एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी के गहरे समुद्र तल का लगभग 99.99% भाग जो 200 मीटर की गहराई से नीचे
पृथ्वी के 2/3 क्षेत्र को कवर करता है, अभी भी अदृश्य बना हुआ है। मतलब 66% जो भाग है, वो क्या है, अभी भी अदृश्य बना हुआ है, अभी तो नहीं दिखा। 97% से अधिक गहरे समुद्र में गोते लगाने का काम सिर्फ 5 देश, अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, फ्रांस और जर्मनी द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो है विकसित देश है। ठीक है, विकासशील देश नहीं, 5 विकसित देश जो हैं, इनके द्वारा अभी तक 97% से अधिक जो गहरे रिसर्च हुए हैं, वो यही देश करते हैं। ठीक है, अब गहरे महासागर यानी डीप ओशन से हम बात करें तो क्या है, गहरे महासागर से तात्पर्य 200 मीटर से अधिक गहराई पर स्थित महासागर के उस भाग से है जहां सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता, जबकि रिसर्च के अकॉर्डिंग कि सूर्य का प्रकाश 400 मीटर की गहराई तक जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, 200 मीटर गहरे समुद्र का तात्पर्य दिया गया है, जबकि सूर्य का प्रकाश कहाँ तक, 400 मीटर की गहराई तक जा सकता है। चलिए हम देखेंगे अगली चीजों को। गहरे महासागर ठंडे होते हैं जिनका औसत तापमान केवल 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा गहरे महासागर में अत्यधिक दाब होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल के दाब से 40 से 110 गुना अधिक होता है। मतलब अगर आप समझिए 200 मीटर की गहराई पे हैं तो आपको लगभग 1000 पाउंड का प्रेशर झेलना होगा। ठीक है, गहरे महासागरीय क्षेत्र में प्रकाश की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, मतलब 200 मीटर की गहराई के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, इसलिए वहां के पौधे वगैरह ये चीजें नहीं पाई जाती। ठीक है, तथा पोषक तत्वों की भी कमी होती है, फिर भी वहां कठोर परिस्थितियों में जीवन पनपता रहता है। मेसोपोलॉजिक क्षेत्र जिसे 200 मीटर से 1000 मीटर में वैश्विक मछली बायोमास का 90% भाग पाया जाता है। इसमें मछली, स्क्विड और क्रिल जैसी प्रजातियां शामिल हैं। भारत ने गहरे महासागर के संसाधन की खोज और उनका स्थायी दोहन करने के लिए वर्ष 2021 में डीप ओशन मिशन यानी डोम शुरू किया था। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अगर बनाया जा सकता है तो इन्वायरमेंट के सेगमेंट से जरूरी होगा। ठीक है, डीप ओशन मिशन आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा। डीप ओशन मिशन उसके बाद कब शुरू किया गया था उसका वर्ष पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा 2021 में शुरू किया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है। वो जो मेन ज़रूरी चीज़ है तो वो डिस्कस कर दिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करेगा। आपका दिन शुभ हो। ध्यान दीजिए कि ये वीडियो आर ओ या के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे डेली चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।